एनसीईआरटी केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। दोस्तों, भारतीयों ने अपने जो विज्ञान को पढ़ने और समझने की जो क्षमता रखते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही समझ बूझ के ये किताब बनाई जिसका नाम है एनसीईआरटी। ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बोर्ड, स्टेट बोर्ड में भी चल रही हैं और सीबीएसई में तो चलती ही है। और दूसरी बात कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम साइंस से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड होते हैं, वो एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। आप चाहे जेई ले लो, चाहे आप नीट ले लो, ठीक है, या डब्ल्यूबीजेई या अदर जो भी स्टेट के एग्जाम होते हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी जो है एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि इसको जिस तरह से लिखा गया है, थोड़ा लिखने की स्टाइल है ना, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ये भाई टीचरों के लिए लिखी गई है, या ये एक एक आप जैसे कह लो एक लाइब्रेरी या एक स्टैटिक एक रिकॉर्ड रखा गया है, उस तरह से है ये किताब। ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि एक बार किसी ने अगर धैर्य से इस किताब को पढ़ा है, तो जो थियरी वाला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद कई बड़े बड़े प्रोफेसर आईआईटी के या अदर यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मिलके ये बुक बनाई है। ठीक है। तो ये सब तो रहा एनसीईआरटी के ऊपर ज्ञान। लेकिन अब हमारा मेन क्या काम है कि जो भी हमारे सिलेबस में है, जितना भी टॉपिक है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है। और मैंने बहुत समझ बूझ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम पहले पिक किया है। इस सीरीज में एनसीईआरटी हम पूरी खत्म करने वाले हैं, केमिस्ट्री एनसीईआरटी। तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर पहले पिक किया है, ना कि जो सबसे पहला वाला चैप्टर है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं चाहता हूँ कि पहले जो है आप एटम के बारे में, जो सबसे फंडामेंटल जो मैटर जो है, मैटर का माना जाता है ना, इंडिविजिबल तो नहीं है, जो कि हम देखेंगे डाल्टन की थ्योरी जो उन्होंने दी थी, बट ये जो है ना मैटर में सबसे छोटा मैटर माना जाता है। ठीक है। उसके नीचे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वो सब देखते हैं। तो हम आज इस एटम के बारे में, क्योंकि एक सबसे छोटी यूनिट है पढ़ने के लिए, है ना, उससे ही फिर मिलके मॉलिक्यूल और वो सब चीजें बनी होती हैं, तो आज हम एटम के बारे में थोड़ा सा, तो एनसीईआरटी में जो भी दिया गया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो और ये भी एक चीज और उससे पहले मैं बताऊं कि अगर साइंस में आफ्टर जो एक जो फर्स्ट डिबेट हुई थी कि भाई पृथ्वी जो है क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यूरोप में इस बात पे बहुत बहस हुई थी। तो अगर उस डिबेट के बाद, उस बड़ी डिबेट के बाद, जिसमें न्यूटन, गैलीलियो, ठीक है, ऐसे ऐसे कोपरनिकस, ये सारे लोग थे, उसके बाद जो सबसे बड़ी डिबेट फिर हुई वो एटम के ऊपर हुई कि भाई ये एटम जो है, ये चीज क्या ये सबसे छोटी है या इससे छोटा कोई और भी मैटर होता है कि नहीं, है ना, क्या ये सबसे फंडामेंटल मैटर का स्ट्रक्चर है ना। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कैसे ये डिबेट्स अनफोल्ड हुई, क्या क्या डिस्कवरीज हुई, है ना, थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे और एटम के बारे में हम, है ना, एनसीईआरटी में जो भी दिया होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा बहुत मैं एडिशनल अपने तरफ से भी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो आइए हम समझते हैं एटम के बारे में। ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक कोट लिखा है, तो कोट आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए, हर एक वर्ड, वर्ड टू वर्ड पढ़ना और उसको समझना यहाँ पर, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा, मतलब हेल्पफुल, फ्रूटफुल नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं कि
मतलब मेन मेन जो थ्योरी दी हुई है, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन सबको समझने की, अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि आप जब आगे फिर एनसीईआरटी को पढ़ें तब आपको वो उस तरह से मुश्किल में ना डाले, है ना। तो इसके लिए हम जो है मेन मेन जो चीजें हैं उसको हम जो पिक करने वाली चीजें हैं उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स आप देख लेना यहाँ पे, है ना। तो एक एक वर्ड टू वर्ड मैं यहाँ पर पढ़ने वाला पढ़ाने वाला नहीं हूँ, हम चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपने छोटी अपनी क्लासों में पढ़ा होगा कि एक शब्द था परमाणु, ठीक है, परमाणु। ये परमाणु शब्द किसने दिया था? ये कहते हैं कि महर्षि कणद हमारे यहाँ थे, महर्षि कणद, ठीक है, उन्होंने दिया। बहुत सारे और भी सिविलाइजेशंस में, इजिप्ट वगैरह में, और ये ऐसे जगह पे देखा गया है कि हाँ, एक छोटे एटम के बारे में बात की गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप, एक ग्रीक वर्ड ही है एटोमियो, जिससे कि एटम बना है, ठीक है ना। तो ग्रीक्स आप देख रहे हो कि ग्रीक्स का वर्ड का यूज हो रहा है, अनकटेबल या नॉन डिविजिबल, इसकी ये बातें करते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ जो साइंटिस्ट आए वो आए डॉल्टन, ठीक है, ब्रिटिश साइंटिस्ट है। इन्होंने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है, अपना ऑब्जर्वेशन वगैरह किया है उन साइंटिफिक बेसिस पे। जो मॉडर्न जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन होता है वो सबसे पहले डाल्टन ने दिया, किसके बारे में? एटम के बारे में, अपनी एटॉमिक थ्योरी के माध्यम से, है ना। टू बेसिकली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो डाल्टन ने ये कहा कि जो भाई एटम है, ये सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है और ये इंडिविजिबल है। क्या है? इंडिविजिबल, यानी कि इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये चीज ये समझाते हैं, ठीक है। तो फिर हम लेकिन आगे देखेंगे कि ये जो थ्योरी इनकी बाद में गलत साबित हुई, है ना। क्योंकि फर्दर हमारे मतलब एटम को डिवाइड करके उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये सब हमें मिलता है। तो इसलिए डाल्टन की जो थ्योरी थी इंडिविजिबल की, वो तो यहाँ पर डिस्प्रूव हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फिर हुआ क्या, कि क्या उसके एटम से जो नीचे जो पार्टिकल हैं, है ना, उसको डिवाइड करने पे हमें क्या क्या मिलता है। तो इसी क्रम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको देखा जाए तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो किया वो माइकल फैराडे ने किया, है ना। इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होके तो आया, लेकिन कई बार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है उसको जे जे थॉमसन जो है, उसका श्रेय थॉमसन को जाता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता जो है वो माइकल फैराडे के ही, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, है ना, अपना कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से, उसी से पता चल गया था, ठीक है। तो अगर माइकल फैराडे का हम एक्सपेरिमेंट देखें तो बेसिकली उन्होंने किया क्या था कि ये जो आप देख रहे हैं कैथोड, एनोड, है ना, इस तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, और यहाँ पर ये गैसेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करने के लिए इसको यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पर जैसा कहा है कि कैथोड रे ट्यूब जो है वो इसका है, ग्लास वगैरह का बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर टू थिन पीसेस ऑफ मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं, वही जो कैथोड और एनोड का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट लो प्रेशर, तो वो प्रेशर उसको मेंटेन किया गया है और हाई वोल्टेज दिया जा रहा है। तो हाई वोल्टेज देने पे हो क्या रहा है? when sufficiently high voltage is applied across the electrode, current start flowing through a stream of particles, जो गैस पार्टिकल्स है ना, उसके थ्रू जो है उसमें करंट जो है फ्लो करते हुए दिखाई दे रहा है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम कैथोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, ठीक है। हमें मालूम है कि
करंट है वो माइनस से प्लस की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो एक स्ट्रीम के थ्रू ना इस तरह से जो है करंट जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है, माइनस से, और पॉजिटिव जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहां पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमें क्या मिला, जो ये जो स्ट्रीम ऑफ जो पार्टिकल्स जो है मिले, है ना, इसी को हमने क्या कह दिया, कैथोड रेस, कैथोड रे पार्टिकल्स। ठीक है, और ये कैसा होता है, ये होता है नेगेटिव, नेगेटिव रे होती है। ठीक है, इसको फर्दर हमने चेक करने के लिए क्या किया, एक एनोड में जो है एक होल कर दिया। ठीक, और इसको उसके पीछे जो है एक कोटिंग कर दी बिहाइंड एनोड विद फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड। ठीक है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल हमने यूज किया ताकि ये जो है जो कैथोड रे है जो वो एक बार टकराने के बाद यहाँ पर क्या है, कुछ ग्लो होता है। ठीक है, ये वाले पार्ट में ग्लो होता है, तो इसलिए हमने फॉस्फोरेसेंट मटेरियल यूज किया ताकि हम समझ पाए कि हाँ वहां पर कोई रे आ रही है, क्योंकि रे तो मतलब विजिबल नहीं होती है ना। ये जो यहाँ पर रे है ये इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब में हमें दिखेगी नहीं, तो वो यहाँ पर जो ये फॉस्फोरेसेंट मटेरियल यहाँ पर कोटिंग की गई है, यहाँ पे इस स्पॉट पे जो है ग्लो करते हुए दिखेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर भाई जो है कैथोड रे जो है यहाँ पर टकराई है इस फ्लोरोसेंट मटेरियल से। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या रिजल्ट हैं वो देख लेते हैं। तो बेसिकली दो द कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड मूव टुवर्ड्स द एनोड, है ना, ये दिखा रही है कैथोड से और एनोड की तरफ जा रही है। और ये कैसी है, नेगेटिव, दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, जैसा कि मैंने बताया कि विजिबल नहीं है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हम फास्फोरेसेंट मटेरियल लगा के करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बहुत अब इंटरेस्टिंग चीज बताएं कि आजकल तो आप देखते हो कि हमारे यहाँ कौन सी तरह की टीवी होती है, टेलीविजन होता है, एलईडी, राइट, लाइट एमिटिंग डायोड से बनता है ना, और उससे भी पहले या अभी भी कहीं कहीं एलसीडी चलता है। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और इससे भी पहले आप जाओगे 90s वगैरह में जो टीवी चलती थी बहुत बड़े बड़े, है ना, लार्ज इस तरह के कुछ, अगर टीवी तो ऐसे बॉक्स ऐसे था, ऐसा कुछ करके, बट उसके पीछे ना इस तरह का कुछ लगा रहता था, तो यहाँ से वो इस तरह से सारी कैथोड रेस जाती थी और यहाँ पर फास्फोरेसेंट मटेरियल यहाँ पर लगा रहता था। ठीक है, और वो ग्लो करती थी, तो यहाँ पे हमें, मान लो कोई भी अपनी यहाँ से आंख से देख रहा है तो वो उसको यहाँ पर ये टीवी स्क्रीन में इस तरह से दिखता था। ठीक है, तो वो वहां पर यही कैथोड रे का हम यूज करते थे और फ्लोरोसेंट मटेरियल का यूज करते थे। तो आप कह सकते हैं एक तरह से टीवी के जनक जो हैं वो कौन होंगे, हमारे माइकल फैराडे, है ना, क्योंकि उन्हीं के एक्सपेरिमेंट से हमें समझ में आया कि हाँ इस तरह से कैथोड रे जो है वर्क करता है, कैथोड रे की डिस्कवरी उन्होंने की। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमें चीज समझ में आई कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाए तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। ठीक है, in the presence of electrical or magnetic field the behavior of cathode rays are similar to that expected from negatively charged particle। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिस तरह से डिफ्लेक्ट करेंगे उसी तरह से कैथोड रेज भी डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, तो इसी से हमें ये समझ में आया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये आ कहाँ से रहे हैं, है ना, किसी एक इलेक्ट्रोड से आ रहे हैं, किसी मैटर से आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो है एक पूरी श्रृंखला जो है, एक पूरी रे जो है वो जा रही है ना, इस जिसको कैथोड रे बोलते हैं। तो इसी कैथोड रे को हम जो है जिन जिन पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से ये बन के बना है उसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अगर इसका है जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो जो गैसेस उसमें पड़े हैं उससे
कुछ उसका और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, उससे उसका कोई नेचर जो है कैरेक्टरिस्टिक उससे उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, thus we can conclude that electrons are basic constituent of all the atoms। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पर इससे कंक्लूड हुई, पूरे के पूरे जो भी एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा कि एटम, हमने क्या कहा हमारा फोकस रहने वाला है एटम पे। ठीक है, एटम पे रहने वाला है कि जो एटम जो है, हर एटम मिलके एक बड़ा मैटर बनाते हैं, चाहे आप कह लो कि गोल्ड की शीट बना दी, ठीक है, चाहे आप कह लो कि आयरन का एक रॉड बना दिया। ठीक है, तो ये सब कैसे मिलके बने हो रहे हैं, छोटे छोटे एटम से मिलके बने हो रहे हैं। ठीक है, तो हम उस एटम में इंटरेस्टेड, ठीक है, उसके अंदर क्या है, ठीक है, उस वो कैसे बिहेव करता है, उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं। ठीक है, बाद में हम न्यूक्लियस वगैरह भी पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है हमें समझ में आया कि एटलीस्ट यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, ऑल एटम्स। ठीक है, आप जितने भी एटम आपको मिलेंगे, है ना, आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम मिलेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा। ये हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अब आते हैं थॉमसन की बात पे। ठीक है, कि थॉमसन को ही इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके कुछ E/m का रेशियो कैलकुलेट किया था। ई डायरेक्टली ई नहीं कैलकुलेट किया था, ई की वैल्यू और ये सब नहीं, E/m, है ना, इनका फोकस था E/m रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो वो यहाँ पर ये करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं कि उन्होंने भी एक जो है कैथोड रे ट्यूब ली और एंड अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, व्हेन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखेंगे ये यहाँ पर इस तरह से इनका ये सेटअप है पूरा। ठीक है, apparatus है, जिस तरह से इन्होंने E/m की वैल्यू जो है रेशियो कैलकुलेट की। तो ये पूरा इनका सेटअप है कैथोड और एनोड का। यहाँ पे फिर इन्होंने क्या किया, कैथोड और एनोड से जो है कैथोड रे पास करवाई, और अब इसको देख रहे हैं यहाँ पर। देखो ये जो है, ये प्लस और माइनस जो है इलेक्ट्रोड जो है, यहाँ से वोल्टेज वगैरह देकर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं। ठीक, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर हमने जो है इस रे के बीच में, रे जो है बीच में है नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, एक मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल में यहाँ पर हमने बीच में कैथोड रे को पास करवाया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई की, तो डिफ्लेक्शन होके इस ए वाले पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक, और जब हमने केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो डिफ्लेक्शन होके सी वाले पॉइंट पे पहुंचता है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, when only electric field is applied, the electrons deviate from their path to point A। ठीक, similarly when only magnetic field is applied, the electron strikes the cathode ray tube at point C। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बैलेंस कर दिया, बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पॉसिबल टू ब्रिंग बैक द इलेक्ट्रॉन टू द पाथ, है ना, जिस पाथ पे वो चल रहा था उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, उसी को फॉलो करेगा और पॉइंट, ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ पर ई और बी जो है बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ई और बी बैलेंस कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ई और बी यहाँ पर बी वाले पॉइंट पे जब जाएंगे तो वहां पर कुछ उसको बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें अगर, छोड़, तो हाँ, Thomson argued that the amount of deviation of the particle from their path in the presence of electrical or magnetic field depends upon, ये कह रहे हैं कि किस पे जो है डेविएशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड करेगा। ठीक, तो पहली चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल,
ठीक है, जो हमारा ये कैथोड रे है जो जा रही है, उस पे कितना जो है चार्ज है। ठीक है, और दूसरा द मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक, दो चीजों पे, इस पे एक जो चार्ज है उस पे, और जो मास है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इस पे भी डिपेंड है। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ जो है उस पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ बढ़ा दी हमने तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना, कम कर दिया तो कम हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं। तो तीन चीजों पे, किस पे, जो कैथोड रे है उसके ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है, जो कैथोड रे जा रही है उसके ऊपर चार्ज कितना है, ये चार्ज, ई, और मास ऑफ द पार्टिकल, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसके बाद जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, उस पे भी डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा। The by carrying out accurate measurement on the amount of deflection observed by electrons on the electric field strength और magnetic field था, तो इससे थॉमसन को जो है पता चला कि भाई E बाई एम की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें E बाई एम की वैल्यू ये पूरे एक्सपेरिमेंट से पता चली 1.75 8820 10 11 कूलम पर केजी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास हमने केजी में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चलो कैथोड रे तो पता चल गई कि भाई कैथोड रे है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। अब लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज कितना है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या होगी, कितना क्या मैग्नीट्यूड है उसका। तो इसको जो है ये हमारे भाई साहब R A मिल्कन, इन्होंने पता किया अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, और ये 1906 और 14 के आसपास ये डिस्कवरी हुई। तो ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी माइनस, नेगेटिव है ये तो हमें पता था, लेकिन कितना था ये अभी तक हमें नहीं पता था। तो ये R A मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कितना होगा, -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको ऐसे याद होनी चाहिए कि आपको कोई नींद में भी उठा के अगर जब आगे पूछे भाई कितनी है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, चार्ज की, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और प्रोटॉन की भी वैल्यू जो है यही होती है, बस प्लस में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमें, जब हमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता चली और ई बाई एम की वैल्यू हमें पता थी, ठीक है, ये अलग अलग नहीं हुआ कि हमें पहले ई की वैल्यू पता चल गई, है ना, और एम ई की वैल्यू पता चल गई, फिर हमने ई बाई एम ई निकाला। हमें ये पूरा रेशियो पहले पता चला, ई बाई एम ई का, ई बाई एम ई का हमें पूरा रेशियो मालूम था इनके एक्सपेरिमेंट से, थॉमसन भाई साहब के। नेक्स्ट हमें ई की वैल्यू पता चल गई, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये पता चलने के बाद हमने थर्ड से हमने वैल्यू रख दी ई की, और एम ई की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, ई से ई कैंसिल आउट, और हमें एम ई की वैल्यू पता चल गई। कितनी आ गई, 9.1094 10 पावर -31 केजी। तो 094 का तो जरूरत नहीं है, बट 9.1 एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, 9.1 10 टू द पावर -31 केजी। ये भी जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी आपको वैसे ही याद होना चाहिए जैसे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको याद होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इसको रट्टा मार लो पूरा इस वैल्यू को।
है ना। वैसे भी अगर आप क्वेश्चन करते रहेंगे तो ये वैल्यू आपको याद हो जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। अब आए डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है ना, ये तो थोड़ा सा पहले ही हो गई थी। न्यूट्रॉन की और बाद में हुई थी। ठीक है। आपको पता है ना प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? ये हमारे भाई साहब रदरफोर्ड मॉडल, है ना, ये लेकर आए अपना मॉडल जो आगे देखेंगे हम। ये तो थॉमसन मॉडल है, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले प्रोटॉन की खोज कैसे क्या हुई थी। देखो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। सबको सब कुछ ना कुछ खोज में लगे हुए थे। यूरोप पूरा जो है, आप ये देखो रदरफोर्ड कहाँ गए हैं, ये भी यूरोप में ही कहीं गए हैं। ठीक है। या ब्रिटिशर जो कि ने थॉमसन को देखा। ठीक है। आइंस्टाइन जर्मन, ठीक है, डेनिस बोर, सब लोग लगे हुए हैं एटम वगैरह के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ये एक अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम लेकर आए। ठीक है। तो अभी जैसे हम देखेंगे ना यहाँ पे एटम, मैंने जो कहा ना कि एटम के बारे में एक पूरी डिबेट चल रही थी कि एटम कैसा है भाई, उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लम पुडिंग, इनका मॉडल प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, है ना। पुडिंग होती है जो एक केक होता है ना, उसमें पुडिंग डाल देते हैं अलग अलग जगह पे। तो उस तरह से इन्हें प्लम पुडिंग या वाटरमेलन भी कहते हैं। वाटरमेलन में जैसे तरबूज में देखते हैं कि जो उसका बीज होता है वो कई जगह पे उसका सीड जो है डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है ना, यूनिफॉर्मली एक तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इन्होंने यही कहा कि चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है पूरे उस एटम में एम्बेडेड रहता है यूनिफॉर्मली, है ना। और इन्होंने कुछ मास के भी बारे में कहा कि मास भी यूनिफॉर्म है। लेकिन हम जब देखेंगे बाद में कि मास तो जो है एटम का वो एक जगह पे, यानी न्यूक्लियस पे, वहां पर वो पूरा का पूरा वहां पर कंसंट्रेटेड रहता है। ठीक है। तो ये इनका थॉमसन का मॉडल था। अब लेकिन आते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे। रदरफोर्ड का मॉडल देखते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है। ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ठीक है। और ये एक लेड की प्लेट है, और इसमें एक होल से जो है इन्होंने बम्बार्ड किया एक गोल्ड फॉइल पे। ठीक है। एक थिन बहुत ही पतला गोल्ड फॉइल बना के इन्होंने, और उस पे एक जो है अल्फा पार्टिकल आपको मालूम है ना कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो उसको इन्होंने भाई साहब ने अल्फा पार्टिकल को की रे को पूरा कंसंट्रेट करके गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड किया। ठीक है। और इसके पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी ऑब्जर्वेशन लेने के लिए कि रेज जो है इससे पास होने के बाद वो कैसे बिहेव कर रही हैं, है ना, कहाँ पे कितना डिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो अब आप देखोगे कि जो ये अल्फा रे हैं, ठीक है, ये जब नीचे, हाँ यहाँ पर आप देखें कैसे ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो आप देखोगे कि कुछ जो है एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल है, मतलब ज्यादातर ही वो सीधे सीधे पास कर जाएंगे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्ट्रेट पास कर जाएंगे। ठीक है। और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट होंगे, है ना। और एक आधा ऐसे मिलेंगे कई हजारों पार्टिकल्स में, लाखों पार्टिकल्स में, अल्फा अल्फा पार्टिकल्स में, कि वो सीधे सीधे रिवर्स बैक हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, उससे हमें कुछ चीजें, कुछ ऑब्जर्वेशन पता चलता है। ठीक है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे।
ये इन्होंने क्या कहा है कि इट वॉज ऑब्जर्व इट वॉज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड कॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, सीधे एकदम स्ट्रेट निकल गई, जैसे ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये जो स्ट्रेट आ रही है सब। और अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई। और ये कहा कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000, जैसे मैंने कहा ना, हजारों में कुछ एक, वो बाउंस बैक कर रही है एकदम रिवर्स, नियरली 180 डिग्री, है ना। आप यहाँ पर देखो कि ये जैसे डिफ्लेक्ट होते हुए, ये यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुए, है ना, इस एंगल पे, ये यहाँ डिफ्लेक्ट हुए इस एंगल पे, ये भाई साहब यहाँ इस एंगल पे। और एक आधा ऐसे आएंगे जो एकदम स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक, ऐसे सीधे गए थे और सीधे ही जो है वापस चले गए। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि अल्फा, देखो अल्फा तो ये तो है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव रे है। ये डिफ्लेक्ट किससे होंगी, है ना, इनको डिफ्लेक्शन किससे मिलेगा, पॉजिटिव जो है, नेगेटिव से तो वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव, जहां भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मिलेंगे इनको, ये वहां से रिपेल हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने, इनको मिला डिफ्लेक्शन, यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिला, ठीक है। और जहां पे डिफ्लेक्शन नहीं मिला वहां पे स्ट्रेट चले गए। और जहां से सीधे सीधे एकदम आमने सामने टक्कर हुई, है ना, सीधे रिपल्सन मिला, वहां से तो ये बाउंस बैक कर गए। वही इन्होंने कहा कि 1 in 20,000, 1 in 20,000 जो है, तो ये बहुत एक आश्चर्यचकित करने वाला जो है ऑब्जर्वेशन था, है ना, कि जो बाउंस बैक मिला। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई कोई ना कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा चार्ज जो है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से रे जा रही है और यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा चार्ज जो है, डेंसिटी मिली। इसी के कारण ये रिवर्स बैक कर गया, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिस तरफ आया था उसी तरफ वापस निकल गया। कहने का मतलब ये यहाँ से हुई न्यूक्लियस की खोज, इसकी न्यूक्लियस, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, तो रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया। मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ठीक, तो हमने बात की। अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड, ठीक है। और उनमें से एक जो है, ये 1 in 20,000 अराउंड, वो जो है रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। तो उनको क्या कहा गया, उनको न्यूक्लियस हमने बोला, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to total volume of the atom। मैंने कहा ना कि वो पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बहुत ही छोटे स्पेस में। इसलिए कहा है ना कि नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। अगर एटम इतना बड़ा है, अभी एक यहाँ पे आगे कहीं समझाया भी है कि अगर क्रिकेट बॉल लो, तो क्रिकेट बॉल ले लो छोटी सी, उसके अराउंड 5 किलोमीटर, हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर जो है वो पूरा एटम का रेडियस होगा, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था, ठीक है। तो द रेडियस ऑफ एटम वो कितने की है, अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, while दैट ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15। तो वही 5 किलोमीटर का अंतर जो है वो उस तरह से उन्होंने समझाया है, ठीक है। ये रहा, देखो बात कर रहा था क्रिकेट बॉल का, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन, तो इन्होंने फिर रदरफोर्ड ने कुछ अ, अपना मॉडल ऑफ एटम अब इन्होंने कंक्लूड किया, है ना। अब तक तो ये सब ऑब्जर्वेशन बात कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, कैसे कुछ डिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा है। तो अब इनका मॉडल एटम क्या आया थॉमसन के बाद, कि भाई देखो, द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम
was densely concentrated in an extremely small region. ठीक है, दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब इन्होंने नाम दे दिया है इसको न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के भी खोजकर्ता कौन हो गए? रदरफोर्ड। ठीक है, अब आते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये है कहाँ, है ना। इनका मॉडल ये है कि जो न्यूक्लियस है इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट। ओ भैया, तो पहले तो वो जो थे थॉमसन, तुम्हारे थॉमसन ने क्या कहा था, कुछ प्लम पुडिंग मॉडल वॉडल का पता नहीं क्या बकवास बातें कर रहे थे, है ना, कि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस तो अलग ही बाद में ही खोज हुई, लेकिन उन्होंने एटम के बारे में बता दिया, न्यूक्लियस व्यूक्लियस तो उनको मालूम नहीं था, तो उन्होंने एटम के बारे में बता दिया कि एटम में इलेक्ट्रॉन जो है प्लम पुडिंग की तरह यूनिफॉर्मली या वाटरमेलन की तरह ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, कुछ भी बोल के चले गए। फिर इन्होंने कहा भाई नहीं, ये देखो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो है उस सर्टेन ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में, तो चीजें इन्होंने क्लियर की, सर्टेन पाथ में घूम रही है ना, ऐसे कहीं भी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये न्यूक्लियस बहुत डेंस न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके अराउंड कहीं ऐसे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है। ये इन्होंने अपना सामने रखा, ठीक है। जैसे कि वही सन जो है वो उसको न्यूक्लियस मान लो, तो उसके अराउंड जो है अर्थ जो है और अदर प्लैनेट्स जो हैं वो जैसे घूम रहे हैं एक ऑर्बिट में, सर्टेन ऑर्बिट में घूमते हैं, उस तरह से घूम रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे बंधे हुए हैं, और वो अपना घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ठीक है। अभी इनकी भी आगे खिंचाई होगी कि इनके बारे में क्या जो है लिमिटेशन रही, है ना। वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो, है ना, कैसे वो घूमते घूमते अंदर क्यों नहीं गिर जा रहा है, ये बोर ने समझाया कि क्यों नहीं गिर रहा है। तो इनकी भी खिंचाई हुई, लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि ऐसे बुत बोल के तुम भी नहीं निकल सकते, पूरा क्लियर करो, बता नहीं पाए थे ये। एटॉमिक नंबर और मास नंबर, अच्छा, अब देखो, ये इन्होंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात तो कही, लेकिन चैडविक के बारे में इन्होंने नहीं बताया। चैडविक कौन थे भैया? चैडविक, तो चैडविक थे हमारे न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, ठीक है, सी एच से सिंबलाइज कर लो, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन विच हैज नो चार्ज, तो वो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे, ठीक है। उसके बाद फिर पता चला कि हाँ भाई, प्रोटॉन को बोल लो पी, एटॉमिक नंबर, और मास नंबर होगा n+p, n+p, ठीक है, जिससे बाद में मॉडल जो है चेंज हुए किसके? पीरियोडिक टेबल के भी, ठीक है। पहले जो है एटॉमिक वेट से करते थे, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर से हमने मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल में है उसको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा चैडविक साहब का कंट्रीब्यूशन था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो ये मैंने बता ही दिया कि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड मास नंबर इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर, ठीक है। हम्म। अब देखते हैं आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोबार, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी बोल लो अगर न्यूट्रल एटम है तो, ठीक है। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं भाई साहब। अब मास नंबर है वो भी मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं आइसोबार और आइसोटोप पे, ठीक है। आइसोबार क्या है? तो आइसोबार भैया जिसका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक मास इसका सेम है, जिन दो एलिमेंट ले आओ उनका एटॉमिक मास चेक करो, अगर सेम है तो उनको बोल दो एटॉमिक, दे आर आइसोबार्स। The composition of any atom can be represented by using नॉर्मल, ये सिंबल बता रहे हैं कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई अगर एक्स एलिमेंट है तो
उसके ऊपर ए जो है वो एटॉमिक मास दिखा रहा है, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर दिखा रहा है ना। ए एटॉमिक मास नंबर, जेड एटॉमिक नंबर। तो अब आइसोबार वही मैंने कहा कि आइसोबार्स आर एटम्स विद सेम मास नंबर, माने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर जोड़ोगे तो वो बराबर मिलेगा, लेकिन उनके न्यूट्रॉन और उनके जो प्रोटॉन्स है उनका नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये तो है कि एटॉमिक जो मास है, मास नंबर है वो सेम है, लेकिन साथ ही साथ एटॉमिक नंबर डिफरेंट भी होना चाहिए। ये भी नहीं हो कि दोनों बराबर कर दिए, है ना। तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का उदाहरण दिया हुआ है कि छह छह प्रोटॉन सात न्यूट्रॉन। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, छह प्रोटॉन इनके पास और नाइट्रोजन के पास सात प्रोटॉन, और इनका एटॉमिक मास 14 14। तो ये हमने समझ लिया आइसोबार क्या होता है। आइसोटोप पे आते हैं। आइसोटोप में क्या कर रहे हैं भाई, आइसोटोप में अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास वो डिफरेंट होगा। कार्बन 13, कार्बन 12, सबसे सिंपल उदाहरण। ठीक है, C13, C12 आइसोटोप। इसी पे तो बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, इसी पे तो पूरी की पूरी जो है न्यूक्लियर जो है पावर और ये सब उसी पे देखा जाता है ना, कौन सा आइसोटॉप तुम्हारे पास है। कुछ आइसोटॉप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ आइसोटॉप ऐसे होते हैं कि जिनको प्यूरिफाई करके वहां पर पहुंचा जाता है ना। यूरेनियम वगैरह के बारे में आप देखेंगे। 236 आई थिंक जो है ज्यादा मिलता है, 233 की हमारी जरूरत होती है। देख लेना, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो ये हो गया आइसोटॉप के बारे में बात। ठीक है, कि मास नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज सेम। कार्बन 13, कार्बन 12 ये उदाहरण है। ठीक है, और कार्बन का हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, एक एक प्रोटॉन में डिफरेंस होगा, न्यूट्रॉन में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आते हैं, तो ये प्रोटियम और ड्यूटेरियम का भी ये उदाहरण है। ठीक है, उसी में ट्राइटियम भी आता है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी हमें यहाँ पे भाई साहब। ये आप देख लेना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें कोई बहुत, ये न्यूमेरिकल वगैरह भी आप देख लेना, बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, हाँ ये थोड़ा देख लेते हैं कि इनकी क्या खिंचाई हुई रदरफोर्ड मॉडल की। क्यों इनके भाई ड्रॉबैक वगैरह क्यों मिल गए इनको, कि भाई इनको भी बोल दिया गया कि नहीं आपका मॉडल भी जो है बहुत बहुत ही क्लियर नहीं है। तो पहली तो चीज वही जो मैंने एक आपको बताया था कि जो इनका जो ये मॉडल था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन, बाद में ये बोर साहब भी बताएंगे कि वो घूमते 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 इस न्यूक्लियस में गिर क्यों नहीं रहे, है ना। क्योंकि जो कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज पार्टिकल को कभी भी आप एक्सेलरेट करोगे, है ना, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, एक्सेलरेट करोगे तो वो रेडिएशन देता है। क्या देता है, रेडिएशन। अभी देखो मैं ये सब पढ़ने उढ़ने नहीं जा रहा कि मतलब, देख लेंगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, बट आप मोटा मोटी समझो कि रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक क्या है। तो जो पहला है वो ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम तो रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये न्यूक्लियस हमारा है। ठीक है, N+P, तो इसके अराउंड घूम रहा है, तो ये एनर्जी इसको रेडिएट करना चाहिए। जैसा कि हमारे मैक्सवेल साहब ने बोला था कि एनर्जी इसको रेडिएट करनी चाहिए, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, और लूज करेगा तो फाइनली इसको जो है, इसका ये पाथ जो है वो छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और ये फाइनली इसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है।
है ना। रदरफोर्ड से इनसे जब ये पूछा गया ये चीज, तो उन्होंने कुछ तो बोल के निकल गए कि देखिए यहाँ पे ऐसा है कि बहुत तेज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके ऊपर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर के साइड लग रहा है ना। हम क्लासिकल जो मैकेनिक्स वगैरह है उसमें पढ़ते हैं ना कि कोई भी जो है मैटर किसी अगर सेंटर के अराउंड घूम रहा है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बैलेंस आउट करके ये गिरता नहीं है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी इनकी काफी खास मानी नहीं गई, है ना। तो बाद में वही बोर जो है आते हैं और उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया कि कैसे क्या होता है। आगे हम देखेंगे इसको बकायदे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या, ये यहाँ पे ड्रॉबैक की बात कह रहे हैं। ये सिंपली यही कह रहे हैं कि देखो भाई, when classical mechanics is applied to the solar system, it shows that the planet describe well-defined orbit around the sun। ठीक है, वहां पे तो पता है हमें कि जी बराबर m1 m2 आर स्क्वायर से वो जितना डिस्टेंस निकल के आता है, आर जो है एक्सप्रेशन है, वहां तक ठीक थी। तो theory can also calculate precisely the planetary orbit and these are in agreements। लेकिन इनके में ये बोला ना कि भाई ये पाथ तुम्हारा है कहाँ, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये देखो कि जो सोलर सिस्टम है वो उसमें भी ग्रेविटी का फोर्स वो g m1 m2 r² यहाँ पे कूलॉम फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आर के बारे में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो है डिस्टेंस हम पता कर सकते हैं। However, when a body is moving in an orbit, it undergoes acceleration even if it is moving with a constant speed in an orbit because of changing direction. So, an electron in the nuclear model describing planet-like orbits is under acceleration। वही की बात जो मैंने बोली आपको ना, कहा ना कि मैक्सवेल की थ्योरी तो ये है कि इस तरह से जब चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। वही बात जो मैं आपको सब बता रहा था, वही इन्होंने कहा, ठीक है। Therefore, an electron in an orbit will emit radiation. The energy carried by radiation from comes electronic motion. The orbit will thus continue to shrink। सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की मोटा मोटी, इलेक्ट्रॉन्स एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि मैक्सवेल ने कहा था कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल जैसा हमारा इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको जब एक्सलरेट करते हैं ना, एक्सलरेट कर देते हैं, इसको खूब तेजी से दौड़ाते हैं, तो वो क्या करेगा ना, वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ऐसे बैठा नहीं रहेगा। वो एनर्जी रेडिएट करेगा और एनर्जी रेडिएट करेगा तो एनर्जी लूज होगी उसमें से, और वो फाइनली जो है उसका ऑर्बिट जो है वो स्विंग करके यूं न्यूक्लियस में आ जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन उससे जाके कोलैप्स कर जाएगा। बट इट डज नॉट हैपन लाइक दिस, है ना। ऐसा तो होता ही नहीं है। तो अब हम आगे समझेंगे इसी बारे में कि भाई अच्छा ये नहीं होता तो होता क्या है एक्चुअली में, है ना। आगे देखते हैं। ये तो इनका ड्रॉबैक था, किसका, रदरफोर्ड का। मॉडल देके चले गए लेकिन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। ये है एक चीज साइंस में आपको जो मिलेगी कि अगर कोई थ्योरी अगर प्रूव नहीं हो रही है तो उसका क्रिटिसिज्म होगा, ठीक है। पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। बहुत सारे हमने ऐसे उदाहरण सुने हैं, यूरोप में ही हुए हैं जिसमें लोग सुसाइड तक कर लेते थे जब उनकी थ्योरी नहीं प्रूव होती थी। ऐसा ऐसा क्रिटिसिज्म होता था, ठीक है। तो साइंस जो है ना बड़े लहूलुहान तरीके से डेवलप हुई है, इवॉल्व हुई है। वर्ल्ड वॉर आप देखो और सारा चीज वहां पर क्या क्या होता है, किस तरह से डेवलपमेंट होती है, एटॉमिक थ्योरी के बारे में या न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह जो तैयार होता है, ठीक है। लोग ये कहते भी हैं कि आपने साइंस का डेवलपमेंट तो किया लेकिन आप सब कुछ मतलब ह्यूमन की जो है जो भी कैपेसिटी थी, है ना, साइंटिफिक जो है टेम्परामेंट था, उसके बाद आप डेवलप करके लाए ऐसी चीज जो कि
मतलब लोगों का सीधे डिस्ट्रक्शन करे। तो ये साइंस का तो जो है बहुत बड़ा एक क्रिटिसिज्म माना जाता है कि साइंस ने देखो ये चीज अच्छी नहीं की, है ना। हमें किसी पॉजिटिव, जैसे आप न्यूक्लियर पावर कह लो कि जिससे हम बहुत सारे लोगों के घर में रोशनी लगते हैं, तो वो करना चाहिए था, ना कि आपको इस तरह से डिस्ट्रक्शन, इतने हरी तरीके से तबाही, हिरोशिमा नागासाकी में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ही बोलेंगे, इतना बड़ा बम जाके गिराया और देखा कि हाँ भाई देखते हैं कैसी तबाही करता है, क्या सच में ऐसी तबाही करता है कि नहीं। तो ये चीज है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। Another serious drawback of the Rutherford is model is that says nothing about distribution of electrons around the nucleus and the energies of this electron, कि भाई कितनी एनर्जी है, कितना एनर्जी लेके वो घूम रहा है, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है प्रॉपरली तो बताओ, कौन कौन से डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। थॉमसन भाई तो जो है पुडिंग मॉडल लेके आए थे, वाटरमेलन मेटल लेके आए थे, वो भारी क्रिटिसिज्म हुआ। आप भी इसी तरह करके जाओगे तो थोड़ी ना काम चलेगा। बताइए क्लियर क्लियर की बात क्या है। तो ये ड्रॉबैक्स थे। ठीक है। तो बोर का मॉडल, अब हम देखें, थोड़ा सा हो रहा है, बट 7-8 मिनट्स में हम इसको एटलीस्ट बोर का मॉडल समझ के और इसको वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट में हम जो है और आगे जाएंगे, फिर अलग अलग सारा ये स्पेक्ट्रम वगैरह ये सब पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो बोर का मॉडल मॉडल तो एक बार समझ लेते हैं। डेवलपमेंट लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये सब सारी चीजें हुई, थॉमसन हुआ, रदरफोर्ड हुआ, ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अब हुआ क्या कि दो बड़े बड़े डेवलपमेंट जो है, वो उससे जो है फॉर्मुलेशन हुआ बोर के मॉडल ऑफ एटम का। और बोर का मॉडल ऑफ एटम अभी तक यही माना जाता है, ठीक है, उन्हीं के मॉडल ऑफ एटम माने जाते हैं। तो उन्होंने दो चीजें कही। एक कि जिसके बेसिस पे ये इनकी थ्योरी बनी कि डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, which means that radiation possess both wave like and particle like properties। ठीक है, डुअल कैरेक्टर की बातें करें, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो इनसे जो है निकल के बाहर आया किसका, बोर का मॉडल। तो उन्होंने कहा है कि पहले हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये रेडिएशन का ये आप समझ लें कि जो हमारा लाइट है, ठीक है, हमें न्यूटन तक ये मालूम था, है ना, न्यूटन के जो क्लासिकल थ्योरी थी उससे हम इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और ये सारी चीजें हम वेव लाइक कैरेक्टर तो समझ ले रहे थे। लेकिन जो पार्टिकल का कैरेक्टर है ना, पार्टिकल कैरेक्टर किसी लाइट का ही पहले बोल लें, वो आया समझ में हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने के बाद। तो कि किसने दिया था, आइंस्टीन ने, ठीक है। वेव नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस ही है, वो तो हमने समझ में आ गया कि हाँ, वो क्लासिकल थ्योरी से ही हमें बात समझ में आ जाती है, ठीक है। मैक्सवेल was the first to give a comprehensive explanation about this interaction between the charged bodies and the behavior of electrical and magnetic fields on a macroscopic level। तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बहुत काम है मैक्सवेल का, है ना, बहुत सारा उनका काम है। तो वही जो न्यूटन के लाइट के बारे में ये सब बातें कर रहे हैं, कि उस सब से हमें पता चला कि वेव का कैरेक्टर है इसका, ठीक, इन्होंने ही बताया। अब जो है लाइट के बारे में पता चल गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन ये सब के बारे में पता चल गया कि वेव लाइक कैरेक्टर है। लेकिन लाइट का कैरेक्टर पार्टिकल का किसने बताया, आइंस्टीन ने। आइंस्टीन भाई साहब ने कहा, उनका जो एक्सपेरिमेंट रहा कि हम जो है लाइट को, अगर सिंपली बताऊं मैं तो, ये अगर एक मेटल की शीट ले लो आप, और लाइट इस तरह से हमने इस पे बॉम्बार्ड की, ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ जो है इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर आ जाएगा।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विद एनर्जी, सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सम काइनेटिक एनर्जी, उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो मेटल, इसका एक वेव फंक्शन होगा, ठीक है, वेव फंक्शन जिसकी एक थ्रेशोल्ड जो है फ्रिक्वेंसी होगी, कि उतनी फ्रिक्वेंसी की जब ये वेव दोगे, उससे ज्यादा की दोगे, है ना, उससे मतलब एटलीस्ट उतनी तो होनी चाहिए ये वेव फंक्शन जितना है इस मेटल का, ठीक है। तो अगर एच न्यू इसकी एनर्जी लें, ठीक है, एच न्यू फ्रिक्वेंसी से ये लाइट की वेव आ रही है, ठीक है, तो एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। ये काइनेटिक एनर्जी कुछ इसके पास रहेगी तब ये मतलब यहाँ से भाग पाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इट वाज डायनेमिक एनर्जी, ठीक है। तो इस मेटल से ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल पाए जब हमने एच न्यू की एनर्जी दी, और इसका वर्क फंक्शन क्या था, एच न्यू नॉट, एटलीस्ट एच न्यू नॉट एनर्जी तो इस लाइट के पास होनी ही चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराना है, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि भाई ये जो फोटॉन्स जो है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन्स को एच न्यू एनर्जी मिल रही थी, ये एच न्यू एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे, ठीक है। जहां भी ये मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए थे, उनको एच न्यू एनर्जी मिली, एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद फिर एच न्यू नॉट तो एनर्जी लगी वहां से निकलने में, क्योंकि उतनी मिनिमम एनर्जी तो चाहिए, वो वर्क फंक्शन है मेटल का। किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को निकलना है बाहर तो उतनी एनर्जी तो चाहिए, और उसके बाद जो एनर्जी बचेगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से निकल रहा है, कितने दूरी से निकल रहा है ना। अगर सरफेस से निकलेगा तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, क्योंकि उसको कम यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन से या अपने आसपास के जो भी है न्यूक्लियस और वो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से बाहर निकलने के लिए उतना मौका मिलेगा, है ना, उतनी एनर्जी गंवानी पड़ेगी उसको। तो ये काइनेटिक एनर्जी उस पर डिपेंड करेगी कि कितना बल्ब से निकाल रहे हैं कि सरफेस से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको पहले फर्स्ट एच न्यू एनर्जी मिलती है, एच न्यू नॉट तो खर्क हो जाता है वर्क फंक्शन में, ठीक है, उतना तो मिनिमम चाहिए ही। और फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी बचती है वो डिपेंड करेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये बात हो गई किसकी, और इससे हमें ये पता चला कि लाइट जो है वो ये जो एच न्यू एनर्जी लेके जा रहा है, ये क्वांटा में है एनर्जी, ठीक है, ये क्वांटा में है। तो इस ये पैकेट ऑफ एनर्जी है इनका, इस लाइट का, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इन्हीं पैकेट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और बाहर रिजेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि लाइट जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जीज के फॉर्म में भी है, पैकेट्स के फॉर्म में। यही पैकेट्स क्या है, ये पैकेट्स जो है ये आपका क्या शो करते हैं, पार्टिकल एनर्जी, हाँ पार्टिकल नेचर, ठीक है, पार्टिकल नेचर शो करते हैं। वेव लाइक कैरेक्टर तो मैक्सवेल ने समझा दिया था वहां से न्यूटन की थ्योरी उरी लेकर। अब ये इन्होंने पैकेट से जो है एनर्जी पैकेट से फोटोन को, लाइट को समझा दिया इनका पार्टिकल नेचर, ठीक। अच्छा, तो इससे हुआ क्या, इससे चीजें धीरे धीरे आगे और समझ में आई मैटर के बारे में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, मेटल कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। ओ, तो ऑल्दो, हाँ हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन के बारे में, इस कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो यहाँ पर दोनों हमने इलेक्ट्रॉन और वेव का नेचर, पार्टिकल और वेव डुअल नेचर हमने समझा। तो अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं कहाँ पर, विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है। तो 59 मिनट अराउंड हो गए हैं, अब इससे जो है आगे जाने की मतलब मेरे में तो पूरी हिम्मत है, लेकिन इससे जाने मतलब अब एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वगैरह के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सब के बारे में जानेंगे, और ये थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है।
ठीक है, बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। ओके, जी बात